Basis of economics, lecture number 4. Important economic terms. Free rider. Free rider is a person who receive the benefit of a good but avoid paying for it. Free rider एक ऐसा person होता है जो किसी चीज से या किसी सर्विस से बेनिफिट तो ले रहा होता है लेकिन उसके इवज कोई पेमेंट नहीं कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। पर्सन हु यूजेस अ पब्लिक पार्क विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इट मेंटेनेंस। एक शख्स है जो एक पार्क के अंदर इंजॉय तो करता है, वहां जाकर तो करता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होता, उसको हम क्या कहेंगे? फ्री राइडर। अब हम नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म की तरफ आ जाते हैं, मिनिमम वेज। मिनिमम वेज इज अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट। मिनिमम वेज क्या है? एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट के एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ पेमेंट टू लेबर। लेबर के लिए फिक्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। बिलो विच इट इज ऑफ ऑफिसेंस टू पे अ पर्सन। इसके कम पेमेंट अदा करना जो एक जुर्म बन जाता है, वो मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने उसका स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी मतलब लेबर या कोई भी पर्सन उससे कम वेज नहीं आप दे सकते, उससे कम वेज पर किसी को हायर नहीं कर सकते। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे मिनिमम वेज की। अ फैक्ट्री वर्कर इज अ पे। फैक्ट्री वर्कर को पेड किया जाता है एट लीस्ट द लीगल मिनिमम वेज। हुकूमत ने जितनी लीगल मिनिमम वेज सेट कर दी गई है कर उसको हम हायर कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का एट प्रेजेंट टाइम मिनिमम वेज रेट क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 2026 में पाकिस्तान मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया था वो क्या है। तो पाकिस्तान का मिनिमम वेज रेट है वो 14,000 है। जो भी कंपनी किसी पर्सन को हायर करती है, अपना एम्प्लॉयर बनाती है, तो उसको कम से कम जो वेज उसको देनी पड़ेगी वो है 14,000। अगर वो उससे कम पे करेगा तो वो एक जुर्म बन सकता है। बांग्लादेश में मोस्टली जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वो है गारमेंट्स की इंडस्ट्री, तो वहाँ पर एक पर्सन की जो वेज सेट की गई है वो 12,500 रुपीज़। अगर इस मिनिमम वेज से कम कोई भी कंपनी किसी वर्कर को वेज देती है तो वो एक कानूनी जुर्म बन जाता है। इन 2 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि मिनिमम वेज है क्या और ये कितनी सेट करनी चाहिए और ये कौन सेट करता है। और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज की एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बता दिया कि किस कंट्री में कौन सा वेज रेट चल रहा है। नंबर 21 पर जो इकोनॉमिक टर्म है वो है प्राइस सेलिंग। यूजली मार्केट में 2 टाइप की प्राइस होती है, एक प्राइस सेलिंग होती है और दूसरी प्राइस फ्लो होता है। आज हम देखेंगे कि प्राइस सेलिंग क्या होती है और प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस सेलिंग इज द लीगल फिक्स्ड मैक्सिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड। जिसपे कोई अशिया को हम सोल्ड कर सकते हैं। द प्राइस सेलिंग इज अ फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ फ्री मार्केट। एक ऐसी मार्केट है जहां पर फ्री मार्केट फोर्सेस वर्क कर रही हैं। वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस होती हैं जो मार्केट का इक्विलिब्रियम डिटरमिन करती हैं, और यहाँ पर प्राइस सेट कर दी गई है बिलो द इक्विलिब्रियम। प्राइस सेलिंग टू बेनिफिट द बायर। गवर्नमेंट जो होती है वो इसलिए फिक्स प्राइस सेलिंग करती है कि वो बेनिफिट पहुंचाना चाहती है किनको? बायर्स को। अब हम प्राइस सेलिंग की एक एग्जांपल देखेंगे। रेंट कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सेलिंग। गवर्नमेंट जो होती है वो रेंट कंट्रोल, मतलब जो चीज़ भी रेंट पे जा रही है, फॉर एग्जांपल हाउसेस जा रहे हैं या कोई कार रेंट पे दी गई है या कोई फैक्ट्री रेंट पे दी गई है या कोई शॉप रेंट पे दी गई है, तो गवर्नमेंट क्या होती है कि वो इक्विलिब्रियम के बिलो जाकर एक प्राइस को सेट कर देती है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे पर्सन से जो उस चीज़ को बाय कर रहा है या उस चीज़ को रेंट पे ले रहा है तो उसका लॉस ना हो, बल्कि एक आइडियल प्राइस लेवल हो जिसपे उसको वो प्राइस अचीव हो सके। तो ये किसकी हेल्प करती है? प्राइस सेलिंग बायर की हेल्प करती है। इसको इम्पोज जो करता है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। पे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो है प्राइस फ्लोर। पहले हमने प्राइस सीलिंग को पढ़ा था, अब हम प्राइस फ्लोर को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। इट इज़ अ लीगल फिक्स्ड मिनिमम प्राइस एट विच गुड कैन बी सोल्ड। ये एक लीगली मिनिमम प्राइस को सेट कर दिया जाता है अशिया को फरोख्त करने के लिए। द प्राइस फ्लोर इज फिक्स्ड अबव द फ्री इक्विलिब्रियम। प्राइस सेलिंग के अंदर हमने बिलो द फ्री इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अब हम यहाँ पर प्राइस फ्लोर के अंदर हम पढ़े अबव द फ्री इक्विलिब्रियम।
ये एक मेजर मतलब मेन डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है कि वहाँ पर हम बिलो द फ्री इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे प्राइस सीलिंग के अंदर, और प्राइस फ्लोर के अंदर अबव द फ्री इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो होता है वो बास टाइम मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और एग्रीकल्चर की प्राइस सपोर्ट करती है। मतलब जो जिस तरह गंदम की कीमत बहुत कम हो तो गवर्नमेंट जो होती है वो उसकी एक प्राइस मिनिमम प्राइस सेट कर देती है। अगर उससे कम कोई इंसान सेल करेगा, कोई फार्मर कोई सेल करेगा तो उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है, और अगर कोई उससे अबव सेल करेगा उसके खिलाफ भी एक एक्शन होता है। ये इसलिए होता है ताकि फार्मर की सपोर्ट हो सके। अब हम प्राइस एक डायग्राम की मदद से प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का डिफरेंस समझेंगे, लो कर देंगे। ये अबव द इक्विलिब्रियम जो प्राइस सेट करती है गवर्नमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर। और बिलो द इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम से बिलो जो गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है शॉर्टेज की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइस सेलिंग कह देंगे। अब आपको इस डायग्राम की मदद से इन दोनों इकोनॉमिक टर्म्स के दरमियान फर्क याद रखना आसान रहेगा। 23 पे जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है द पैरामीटर। ये पैरामीटर्स का वर्ड जब हम मैथमेटिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वर्ड हम तब देखते हैं। अब हम देखेंगे पैरामीटर्स क्या होता है। पैरामीटर सैम्बल है, पैरामीटर इज अ सैम्बल हुज वैल्यू इज एज्यूम्ड। पैरामीटर ऐसे एक सैम्बल वाले अल्फाज हैं जिनकी वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एज कांस्टेंट इन वन सिचुएशन। एक किसी सूरत हाल के अंदर उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। बट इन न्यू वैल्यू कैन बी एज्यूम इन अनदर सिचुएशन। जब हम किसी दूसरे सिचुएशन में उसको पढ़ते हैं तो फिर उसकी न्यू वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। इन द इक्वेशन Q इज इक्वल टू A प्लस बी पी, इसके अंदर A और B जो हैं वो दोनों कौन से हैं, पैरामीटर्स। अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20। एक सिचुएशन के अंदर हम ये एज्यूम कर लेते हैं। जब हम किसी और मॉडल के अंदर किसी और केस को स्टडी करेंगे फिर हम एज्यूम कर लेंगे A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 10। तो पैरामीटर्स की वैल्यू जो होती हैं वो मतलब वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जैसा हम मॉडल स्टडी कर रहे होते हैं उस लिहाज से उसकी वैल्यू को अज्यूम कर रहे होते हैं। अब आपको याद रहेगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। नंबर 24 पे जो इकोनॉमिक टर्म है वो है डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड और सर्विसेज की डिमांड की वो क्वांटिटी जो दैट कंज्यूमर आर विलिंग, जो कंज्यूमर की विलिंग होती है एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मैंने नीचे दो वर्ड्स को हाईलाइट किया, एक तो विलिंग को और दूसरा एबल टू बाय। विलिंग से मतलब ये कि जो कंज्यूमर है वो उस चीज़ को खरीदना भी चाहता, उसके अंदर उस चीज़ की चाहत भी हो। और एबल टू बाय का मतलब ये है कि वो उस चीज़ की कीमत भी अदा कर सकता है, उसके पास उतनी अमाउंट भी हो कि वो उसको खरीद सके। पता चल गया होगा कि विलिंग टू बाय और एबल टू बाय का क्या फ़र्क होता है। आगे मैंने एक छोटी सी शेप बना के आपको बताया कि डिमांड कर्व का स्लोप जो डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। अब हम एक शेप बनाई है डिमांड कर्व की, वो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि डिमांड कर्व कैसा होता है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ कप ऑफ टी, किसी अगर एक कप ऑफ टी की कीमत में कमी आ जाती है, $1 हो जाता है, तो लोग उस कप ऑफ टी को ज़्यादा बाय करेंगे। ये कैरो का निशान है ना, तो ये नीचे की तरफ है तो उसकी कीमत में कमी आ गई है। जब वो एरो का निशान ऊपर चला गया तो लोग उसको ज़्यादा बाय कर रहे हैं। ऊपर की तरफ निशान इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग उसको ज़्यादा बाय कर रहे हैं। आगे अगर उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है उस चाय की कप की कीमत में, तो लोग उसको बाय लेस करेंगे। अब जो डिमांड का सिंपल रूल वो ये है कि इफ़ प्राइस डिक्रीज, अगर प्राइस में कमी आ जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किसकी तरफ से? कंज्यूमर की तरफ से डिमांड इंक्रीज कर जाएगी।
और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड फॉल कर जाएगी। डिमांड और प्राइस और डिमांड का यहाँ पर कौन सा रिलेशन हम देख रहे हैं, नेगेटिव रिलेशन है। डिमांड के अंदर प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन। हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म थी जो हमने इकोनॉमिक्स के आगे जो चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे, वो है सप्लाई। जहाँ पर डिमांड का जिक्र आता है वहाँ पर सप्लाई का भी जिक्र आता है। सप्लाई इज अ क्वांटिटी, सप्लाई वो क्वांटिटी है ऑफ गुड एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात की, दैट प्रोड्यूसर, जहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग भी है और एबल टू सेल भी है। जो प्रोड्यूसर है उसको वो चाहता भी है और वो काबिल भी है कि उसको सेल कर सके एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक मतलब मुख्तलिफ कीमतों पर एक ख़ास अरसे के अंदर। अब यहाँ पर विलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि वो प्रोड्यूसर जो है वो चाहता भी है कि मैं सेल करूँ, और एबल टू सेल, उसके पास इतनी प्रोडक्शन भी है, उसके पास मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी है कि वो सेल कर सकता है। अब आपको यहाँ पर विलिंग और एबल टू सेल का मतलब डिफरेंस पता चल गया होगा कि विलिंग का क्या मतलब है और एबल टू सेल का क्या मतलब। आगे मैंने एक शेप बनाई है सप्लाई करके शेप कैसी होती है, आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इफ द प्राइस ऑफ ब्रेड, अगर प्राइस ऑफ ब्रेड राइज कर जाती है, ये अपवर्ड, ये स्लो आप देख रहे हैं ना कि ऊपर की तरफ है, तो प्राइस ऑफ ब्रेड राइज कर जाती है। बेकर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूस एंड सेल मोर ब्रेड, वो क्या करेंगे कि ब्रेड की कीमत के इजाफे के साथ वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे और ज्यादा ब्रेड को सेल करेंगे। तो सप्लाई का सिंपल रूल देखेंगे कि सप्लाई के अंदर प्राइस के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गई है तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर या बेकर इंक्रीज कर देगा। अगर प्राइस फॉल हो गई है तो सप्लाई भी फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस और सप्लाई का कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसके साथ आज का मेरा वीडियो लेक्चर एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के जो स्लोप्स हैं और ग्राफ उनको देखेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्लोप्स को यूज़ करते हैं और उनका क्या मतलब होता है। अगर आज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।